Okay, so hey, hello, myself Abir Chatterjee, and today I am going to continue uh, the chapter equilibrium. ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इसका सेकंड पार्ट है. आयनिक इक्विलिब्रियम. हमने केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म कर लिया है एंड उसके आई थिंक 7 लेक्चर्स जो है अपलोड हो चुके हैं. ठीक है. अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. आयनिक इक्विलिब्रियम में जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी कंसेप्ट लगेंगे, वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले ही कंसेप्ट लगेंगे. ठीक है. एंड थोड़े बहुत चीज़ें मैच होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें केमिकल इक्विलिब्रियम की जैसे ही होंगे. बट इसमें होगा क्या, आयनिक जो केमिकल इक्विलिब्रियम ने हम केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने जो भी देखा था, ठीक है, वो अब आयंस में टूट जाएंगे. केमिकल्स जो है वो आयंस में टूट जाएंगे, मॉलिक्यूल्स जो है आयंस में टूटेंगे. उसके बाद कैसे इक्विलिब्रियम कोई भी रिएक्शन में आयनिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम अटेन होगा, उसके बारे में देखेंगे हम लोग. ठीक है. तो इस चैप्टर में है ना, बहुत लोगों को बहुत सारी डाउट्स रहती है कि एसिड क्या होता है, एसिड को हम लोग कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेसिस क्या होता है, बेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो वो सारी बातें आज एसिड बेस के बारे में भी इधर क्लियर होंगी. आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ही आता है. फिर एसिड्स में आता है कॉन्जुगेट एसिड आता है, कॉन्जुगेट बेस आता है. अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको लेके बहुत सारी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है. तो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे अ, इस आयनिक इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन में क्लियर कर देंगे. ठीक है. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो मैं इस चैप्टर में एक चीज़ बोलना चाहूँगा. इस चैप्टर में मतलब जैसे मैं इंट्रोडक्शन आज चालू करने वाला हूँ, आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन पे ही होगा जनरली. तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इजी तरीके से एक पेज पे समझाऊंगा. देन मैंने इस चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर तरीके से. ठीक है. ऐसे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रखे हैं. उसको उसको हम लोग रीड करेंगे एंड आप चाहो तो उस नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है. बहुत ही शॉर्ट में पहले मैं समझा दूंगा, देन हम लोग डिटेल में एक बार गो थ्रू कर लेंगे पर्टिकुलर स्लाइड पे. ठीक है. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्या है इंडेक्स. इंडेक्स में सबसे पहला आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर कंप्लीटली होगा किस पे, इंट्रोडक्शन पे. आयनिक इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन पे ही होगा, खाली आयनिक इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन क्या है. देन वी विल गो टू आयनाइजेशन कांस्टेंट के, के बी के डब्ल्यू क्या होता है. देन वी विल टॉक अबाउट पीएच. देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत छोटा है, ये थोड़ा लेंदी होगा. ठीक है. तो इस पार्ट में, आयनिक इक्विलिब्रियम के इस पार्ट में थोड़ा सा झेल लेना मुझे. ओके. अगर झेल लिया तो ये खत्म हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. आयंस, मॉलिक्यूल्स, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है. सबसे पहले तो आयन क्या होता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस, आयंस होते क्या है. कोई भी आपके पास अगर मॉलिक्यूल है, मान लो HX काइंड का मॉलिक्यूल है. ठीक है. मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स मैं अगर दूं तो H2N2. ठीक है. H2N2. आ, और भी दे सकते हैं कई एग्जांपल्स. मॉलिक सॉरी, मोल्स लिख दिया मैंने गलती से. मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल अगर दूं मैं, H2 ले सकते हैं,
N2 ले सकते हैं, S8 ले सकते हैं। दीज आर मॉलिक्यूल्स जो कि एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब एटम्स क्या है? एटम्स हम लोग बोल सकते हैं एच एटम हो गया, ठीक है। क्या है? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, Na ले लो, K ले लो, कुछ भी, सल्फर ले लो, दीज आर एटम्स, ठीक है। अब यही मॉलिक्यूल्स और एटम्स जब टूटते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। जैसे H जो है H+ बना देगा, K जो है K+ बना देगा, कैल्शियम जो है Ca2+ बना देगा, ठीक है, मैग्नीशियम 2+, ठीक है। दीज आर ऑल आयंस, ठीक है। आयंस मॉलिक्यूल्स, एटम में फर्क पता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि टूट रहा है आयंस में, H+ प्लस X-, ठीक है, आयंस में टूट रहा है। ये जो है आयंस में टूट गया, एक्वस सॉल्यूशन में मैं अगर लूँ, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में टूट गया। ओके, इतना समझ में आ गया। ये जो है क्या बनाया? ये कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, ये एनायन है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आयंस के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब क्या है? उनको देखना है शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है। मैं अगर आपको बोलूँ कोई शुगर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस शुगर सॉल्यूशन में आपके पास हमेशा क्या रहेगा? आपके पास हमेशा क्या रहेगा शुगर सॉल्यूशन में? इन अ शुगर solution you will be having only, इन शुगर सॉल्यूशन आपके पास जो होगा ओनली मॉलिक्यूल्स होंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब शुगर सॉल्यूशन में आयंस जो होता है, आयंस जो होता है वो एब्सेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये शुगर सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट, यार उल्टा फुल्टा हो गया, क्या कर रहा हूँ, क्या है? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो मेरे पास शुगर सॉल्यूशन होगा तो ओनली मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। अगर वो आयंस में टूट ही नहीं रहा है, जैसे शुगर सॉल्यूशन में आयंस में नहीं टूटता है, मॉलिक्यूल जनरली रहता है, कैटायन एनायन नहीं मिलता है मुझे। कैटायन एनायन कब मिलेगा? जब ये H जो है एक इलेक्ट्रॉन X को दे देगा तो पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके X नेगेटिव एनायन बन जाएगा, ठीक है। ये आयंस जो है, ये आयंस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, शुगर सॉल्यूशन जो उसमें आयंस नहीं बन रहा है, आयंस एब्सेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं, एनी solution which is having ions in it and can conduct electricity is known as electrolyte,
लाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, any solution which is having ions in it and can conduct electricity is known as electrolytes। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है, आपको इतना पता चल गया। जैसे जिसमें आयंस होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके ऑपोजिट तरफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं आयनिक सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपका हाफ सेल होता है, जो भी सेल होता है वो क्या है, उसमें आयंस टूटते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तभी जाके आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। उसमें शो होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है, इस वजह से। तो इसमें क्या काम है हमको, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पता चल गया, इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया, तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट के 3 प्रकार है, एसिड को भी इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, बेस को भी इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे एंड सॉल्ट्स को भी इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जनरली बहुत बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि वी कॉल ओनली सॉल्ट्स, मतलब अगर हम लोग खाली सॉल्ट्स को ही इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, नहीं, एसिड बेस सॉल्ट्स तीनों को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। इफ माई एसिड इज गिविंग आयंस देन इट इज इलेक्ट्रोलाइट, इफ माई बेस इज गिविंग आयंस देन इट इज इलेक्ट्रोलाइट। एंड सॉल्ट्स जो है वो आयनिक नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो तो इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी है ही। ठीक है, इतना पता चल गया, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट में आ गया। अब एसिड में भी 2 प्रकार होंगे, ठीक है, एसिड में भी 2 प्रकार होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। बेस में भी होगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। फिर सॉल्ट्स में भी होगा, सॉल्ट्स को हम लोग डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है एसिड, एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बनता है और पानी निकल जाता है, क्या भाई, पानी निकल जाता है। एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट और वाटर निकलता है। तो मैं इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ एसिड बेस का, ठीक है, ऐसे मैं कॉम्बिनेशंस ले सकता हूँ, एसिड बेस का कॉम्बिनेशन लूँ अगर, तो मुझे सॉल्ट मिलेगा। अब वो जो सॉल्ट मिलेगा वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा, क्या होगा, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। तो इस चैप्टर में अगर हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, वो कैसे मिलता है वो मैं बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, तो दोनों तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स हमको मिल सकते हैं, मतलब दोनों तरीके के सॉल्ट्स हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ काम नहीं है, वी विल ओनली डिस्कस, वी विल ओनली डिस्कस ओवर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट से ही हमें काम है, बस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ही बसना आता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, सॉल्ट, ये एसिड और बेस जो है, एसिड और बेस जो है उसमें 2 तरीके के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक बेस, इनका कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो सॉल्ट बनता है, इनका कॉम्बिनेशन लेने पे सॉल्ट बनेगा। तो या तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा या तो वीक सॉल्ट बनेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। वी विल ओनली डिस्कस ओवर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, थोड़ा बहुत नोट्स देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, ये जो है इधर तक समझ में आया? आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ साथ लिखा है मैंने, बहुत ही सजा सजा के लिखा है, दिख रहा हो तो। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्लासिफाई किस किस में होता है मैंने अभी बताया, एसिड बेस और सॉल्ट, तीनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्ट भी आते हैं। तो ये देखिए, ये सब कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है भाई, बहुत जल्दी H प्लस दे देगा, ये बहुत जल्दी H प्लस दे देगा, बहुत इजीली H प्लस दे देगा। तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, क्योंकि बहुत इजीली OH माइनस देगा, बहुत इजीली OH माइनस देगा। एंड अगर मैं इस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा, जल्दी जो कि बहुत जल्दी आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, NaCl जो है बहुत जल्दी आयनाइज हो जाता है। तो ये सारे जो है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स है, तो इनसे हमको उतना मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है ये आगे बताऊंगा। इफ एनी वन कंपोनेंट, इफ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, if any one of the component comes from strong acid or strong base forms a strong electrolyte। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो पॉइंट, क्या बोल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब बनेगा, अगर मेरा एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग बेस से आता है तो मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये NH4OH से इसका ये आया है अमोनियम। ठीक है, अमोनियम आयन, एंड HCl से मेरा Cl माइनस आयन आया है, तब जाके मेरे को NH4Cl मिला है, NH4Cl मुझे मिला है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये एक वीक बेस है, NH4OH एक वीक बेस है। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ इसको, क्या हो रहा है भाई। NH4OH मेरा वीक बेस है, एंड HCl जो है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या बना रहा है, NH4Cl सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो ये जो सॉल्ट है, ये इसका एक कंपोनेंट वीक से आया है। ठीक है, दिस इज वीक बेस, एक कंपोनेंट वीक से आया है, एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से एक कंपोनेंट आया तो ये भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ हाँ, हम लोग अभी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है। आपने जैसे इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है वो 1 से कम होना चाहिए एंड 0 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से कम क्यों होना चाहिए, अगर 1 से कम नहीं होगा तो तो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो इक्विलिब्रियम बचेगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा, मतलब जो साइकिल है वो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl है, ये क्या करेगा, ये कंप्लीटली H प्लस एंड Cl माइनस बना देगा। ये क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है, बराबर, कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोल लो, जो कि 1 हो जाता है। अल्फा अगर 1 हो जाएगा तो हम लोग इधर ये वन साइडेड एरो लगा सकते हैं, पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो हमें टू साइडेड एरो वाला जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन होगा, उसमें हम लोग दोनों साइड जाने वाला एरो यूज करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में। दैट्स द रीजन व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐसे कंपाउंड होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो इन दोनों के बारे में बात नहीं करना है मुझे, मुझे खाली इसके बारे में बात करना है जिसका अल्फा जो है वो लेस देन 0.05 आता है, मतलब अल्फा इक्वल टू 5% के करीब करीब होता है। मतलब बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन में व्हेन इट इज गोइंग इनटू द सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत ही कम परसेंटेज जो है डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, पर है, मतलब इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है। कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कंपाउंड जो होंगे, ठीक है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनके ऊपर बात ही नहीं करनी है हमको, ठीक है। तो HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पूरा पूरा निकल जाएगा, पूरा आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, एक्वस मीडियम में पूरा आयनाइज हो जाएगा, बराबर। तो इसका अल्फा जो है 1 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों हम लोग, समझ में आया क्यों हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी मैंने बताया अल्फा जो है लेस देन 0.05 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% होगा, पर होगा, दैट्स द रीजन, होगा, इसके लिए इक्विलिब्रियम शो करेगा, इस वजह से इक्विलिब्रियम ये शो करेंगे, इस वजह से इक्विलिब्रियम शो करेंगे। इट इज द इम्पोर्टेंट रीजन, इक्विलिब्रियम शो होना जरूरी है, क्योंकि अगर फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा तो हम लोग उस साइकिल को, इक्विलिब्रियम साइकिल को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वीक एसिड में क्या आ गया, CH3COOH, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, H2S, H2CO3, ठीक है। ये सारे जो है ये वीक एसिड्स है, वीक बेसिस देख लो आप, जैसे NH4OH हो गया, ठीक है, ये सारे वीक बेसिस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनेगा, NH4OH से हमारा अमोनिया आया, एंड HCN से हमारा CN- आया, ठीक है। दोनों वीक कंपोनेंट्स होंगे तो ही वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। क्या बोला मैंने, दोनों वीक कंपोनेंट होंगे तो ही वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, वीक सॉल्ट बनेगा। जैसे इधर भी आप देख लो, ये NH4 कहाँ से आया, NH4OH से आया होगा, एंड ये क्या, ये कहाँ से आया होगा, CO3 कहाँ से आएगा, HCO3, HCO3 से आया, H2CO3 से, सॉरी, H2CO, ये CO3 कहाँ से आया, H2CO3 से आया, बराबर। तो दोनों वीक कंपोनेंट है, तब जाके हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। जैसे ये देख लो, अगर CH3COOH को, एसिटिक एसिड को मैं आयनाइज करना चाहूँ तो बहुत कम परसेंट, बहुत ही कम परसेंट जो है ये आयनाइज होगा, H+ बहुत बहुत कम देगा, बहुत ही कम देगा, लेस देन 5%। पर इक्विलिब्रियम शो करता है, क्यों, अगर कम भी है तब भी मुझे इक्विलिब्रियम तो मिल रहा है, कंडीशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, या कंप्लीटली
मतलब अल्फा जो है एकदम जीरो भी नहीं है, एकदम जीरो भी नहीं है, अल्फा जो है एकदम वन भी नहीं है। ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, ये कंडीशन होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, भले अल्फा कम है पर ये कंडीशन तो शो ही कर रहा है ना, भले अल्फा कम है पर वो कंडीशन शो कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम शो होगा। नेक्स्ट, हाँ, अब जो है एसिड बेस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। एसिड बेस पे डिस्कशन करने से पहले मैंने थियरी लिख रखा है। ठीक है, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट में एसिड बेस थियरी, 3 थियरी है। ठीक है, एक चीज छूट गया है, एक सेकंड रुकिए। ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाला जो कंसेप्ट है ना, इलेक्ट्रोलाइट वाला जो कंसेप्ट है, इसको किसने दिया था? माइकल फेराडे। ठीक है, माइकल फेराडे ने ये कंसेप्ट दिया था। ओके, इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेप्ट जो है वो माइकल फेराडे का प्रिडिक्शन था, बराबर। ठीक है, ये सारा जो मैंने अभी बताया ये माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे एसिड बेस थियरी पे। एसिड बेस थियरी पे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सब लोग को यही पता है कि जो H प्लस देता है वो एसिड है, जो H माइनस देता है वो बेस है। हाँ, बट वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थियरी है। ठीक है, तो हमारे पास वी हैव जनरली वी हैव 3 थियरीज। ठीक है, 3 थियरी था हमारे पास, 3 थियरी मिला है हमको। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट थियरी है, फर्स्ट थियरी है अरहेनियस, अरहेनियस अरहेनियस थियरी। ठीक है, सेकंड है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। ओके, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। एंड थर्ड वन इज लुइस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, थर्ड वन इज लुइस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको बहुत इजीली समझिएगा। ठीक है, अरहेनियस ने लिमिटेशंस जो है इन सारे थियरीज के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं लिख के रखा हुआ, आप नोट कर लेना, मैं बता दूंगा क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझिएगा कि अरहेनियस ने क्या बोला था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था, एंड लुइस ने क्या बोला था। थियरीज ऑन एसिड बेस करवा रहा हूँ, थियरीज ऑन एसिड बेस करवा रहा हूँ कि कितने तरह के एसिड होते हैं, कितने तरह के बेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे फोकस करते हैं। अरेनियस साहब ने क्या बोला था? अरेनियस साहब ने एक थियरी दिया था जिसके हिसाब से, अरेनियस साहब ने जो थियरी दिया था उसके हिसाब से एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं, एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि H प्लस आयंस फर्निश करते हैं। फर्निश करना मतलब कुछ ऐसा भारी भरकम वर्ड सुनने को दिख रहा है, सुनने को मिल रहा है। फर्निश कुछ नहीं, मतलब देता है, सिंपल वर्ड है, देता है। भाई H प्लस देगा तो वो एसिड है। और उनके हिसाब से बेस क्या है? उनके हिसाब से बेस क्या है? जो भी कंपाउंड OH माइनस आयंस, आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस, ओके, आयंस, जो भी कंपाउंड OH माइनस आयंस देगा, फर्निश करेगा, फर्निशेस, ठीक है, देगा, OH माइनस आयन देगा, वो कैसा है, वो क्या है? वो बेस है, ये एसिड है। ठीक है, अब चलो मान लो सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई, एसिड जो है वो H प्लस देता है, बेस जो है वो OH माइनस देता है। पर आप CO2 की एसिडिटी को कैसे डिफाइन करोगे अगर इसके पास H प्लस भी नहीं है, H प्लस नहीं है?
ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे ऑक्साइड्स होंगे, कुछ कुछ ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, Mg, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। आह, दूसरा ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दे दिस आर सम ऑक्साइड्स और एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे और थोड़े बहुत ऑक्साइड्स ले सकते हैं आप, कि ऐसे ऑक्साइड्स है, ये जो है ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। पर इसमें तो भाई OH माइनस है ही नहीं, OH माइनस अगर है ही नहीं तो आप बेसिक कैसे, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ जब मिलाया गया तब न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, एसिड के साथ जब मिलाया गया तब न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस सब चीज को ये फॉलो नहीं करता है, मतलब इन्होंने एसिड का बोला कि H प्लस देगा वो एसिड, OH माइनस देगा वो बेस, बट कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि H प्लस भी नहीं है, जिसमें H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, बट एसिड और बेस वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो वो कैसे एसिड और बेस है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। एक बेसिक आइडिया आया कि एस अरेनियस कंसेप्ट का, एक बेसिक आइडिया आया अरेनियस कंसेप्ट क्या था, ठीक है। अरेनियस कंसेप्ट हो गया, अरे यार, अरेनियस कंसेप्ट हो गया। अभी हम लोग जाएंगे ब्रोंस्टेड लोरी थियरी पे, ठीक है। ये किसने दिया, JH ब्रोंस्टेड एंड TM लोरी साहब ने, इन दोनों ने, दोनों साइंटिस्टों ने एक थियरी दिया, जिस थियरी, जो थियरी हमको एसिड बेस का कंसेप्ट बताएगी, ठीक है, अरेनियस से थोड़ा अलग। तो इनके हिसाब से एसिड क्या होता है, इनके हिसाब से एसिड क्या होता है, जो भी जो भी कंपाउंड H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है, फर्निश कर रहा है, any compound which furnishes H plus is acid, and इनके हिसाब से बेस क्या होगा, if any compound is accepting H plus ions, that is base, ठीक है। इन दोनों ने क्या बताया, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या बताया कि एसिड वो है जो H प्लस आयंस देता है, बेस वो है जो H प्लस आयंस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। क्लियर है इतना? इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है, उसको देखेंगे हम लोग आगे। एंड लास्ट कंसेप्ट जो है, लास्ट कंसेप्ट जो है वो है लुइस एसिड बेस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू लुइस, अब इनके लिमिटेशंस के ऊपर लुइस ने कंसेप्ट दिया, लुइस भाई साहब ने कंसेप्ट दिया कि लुइस एसिड क्या होगा। लुइस एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो लुइस एसिड। एंड लुइस बेस क्या होगा, लुइस बेस इज जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, वो लुइस बेस कहलाता है, ठीक है। लुइस एसिड, लुइस बेस, अब ये सब हमने देख लिया। लुइस एसिड बेस कंसेप्ट पे हमारे पास दो एसिड बेस और आते हैं, जिनको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं एंड कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है वो आगे मैं प्रॉपरली बताता हूँ, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया मिल गया, ठीक है। अरेनियस ने क्या बोला, अरेनियस ने बोला जो कोई भी कंपाउंड अगर H प्लस देगा तो वो
ओके, सो लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड कहलाता है। लुईस बेस क्या कहलाता है? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट जो है मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। उसका डिटेल्ड थियरी जो है वो मैं लिख के रखा हूँ, आप एक बार देखिए। ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, discussion over acid and bases. What is an acid and a base? According to Arrhenius concept, an acid is a substance which can furnish hydrogen H plus ion in its aqueous solution, and a base is a substance that could furnish hydroxyl ion in a aqueous solution. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए। उस बेसिस पे उसके ऊपर एक्वा सॉल्यूशन में कौन H प्लस देगा, कौन OH माइनस देगा, उसके ऊपर एसिड बेस डिसाइड होता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड H प्लस देगा, जो भी चीज H प्लस देगा वो एसिड कहलाता है, जो भी चीज OH माइनस देगा वो बेस कहलाता है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि मैंने इधर दिखा रखा है कि अगर H2O में हम लोग एक प्रोटॉन को ऐड करें, H2O में हम लोग एक प्रोटॉन को ऐड करें तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। एक H प्लस आयन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है, ये H प्लस ले रहा है, बराबर। एंड इधर क्या हो रहा है, H प्लस एंड OH माइनस मिलके हमको पता है कि H2O बनता है। H2O का मॉलिक्यूल जो है वो H प्लस और OH माइनस आयंस मिलते हैं तभी बनता है। ठीक है, बेस इन एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। बेस इन एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस आयंस देता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि H2O जो बनता है, H2O जो बनता है डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता है, मतलब H प्लस और OH माइनस ऐसे नहीं बनता है। जनरली इस तरीके से बनता है, H प्लस जो है H2O के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो दिस इज द करेक्ट रिएक्शन फॉर वाटर। ठीक है, ओके, सो ये अरेनियस कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिमिटेशंस क्या है अरेनियस कंसेप्ट के? अरेनियस कंसेप्ट के लिमिटेशंस क्या है? एसिड बेस को उन्होंने बता तो दिया, पर हर एक तरीके के एसिड बेस को नहीं बता पाए। वो हर एक तरीके के एसिड बेस को नहीं बता पाए। एसिडिटी और बेसिसिटी जो H प्लस और OH माइनस फर्निश नहीं करते, ऐसे कंपाउंड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी को वो लोग उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, अरेनियस कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्वा सॉल्यूशन, दस हैव लिमिटेड एप्लीकेशन। ठीक है, पहली बात क्या है, इनका जो कंसेप्ट था एसिड बेस का वो ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वा सॉल्यूशन था, ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वा सॉल्यूशन था। इट डजंट अकाउंट फॉर द एसिडिटी ऑफ द सब्सटेंसेस सच एज SO2 SO3। ठीक है, ये जो है ये एसिडिटी शो करते हैं विच डू नॉट कंटेन H प्लस आयंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट कंटेन H प्लस आयंस, जो कि SO2 और SO3 जो है वो H प्लस आयंस नहीं कंटेन करते हैं, फिर भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप बेसिकली आप बता सकते हो कि SO3 जो है वो H2SO4 का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, H2SO4 का मेन कंपोनेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिटी शो करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिटी शो करता है। तो इस चीज के ऊपर अरेनियस थियरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, देन थर्ड लिमिटेशन क्या आता है, इट डजंट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस लाइक अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की बेसिसिटी को भी डिफाइन नहीं कर पाया है, क्योंकि अमोनिया है जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। हमें पता है इट इज बेसिक, इट इज बेसिक इन नेचर। तो अमोनिया का बेसिसिटी उन्होंने जो है डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि OH माइनस है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी इट इज नॉट अ बेस बट इट शोज द बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बहुत ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है विच डू नॉट हैव OH माइनस आयंस। ठीक है, अब ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, थियरी जो है वीक बेस क्या है, NH4OH जो है वो एक वीक बेस है। ठीक है, क्या करता है, NH4 पॉजिटिव एंड
OH नेगेटिव आयंस फर्निश करता है आयनाइज होने के बाद, ठीक है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू हिम calcium oxide, magnesium oxide, ammonia, NH3 are not base, only the species which gives OH minus ions just like this NH4OH. According to him, NH4OH is a base, but it is a weak base. ये बहुत ही वीक बेस है, पर OH माइनस आयंस दे रहा है, इसका मतलब अरेनियस के हिसाब से ये बेस है और ये सारे बेस नहीं है, ठीक है. Gives OH minus ions. Ions are base NaOH, MgOH twice, KOH, CaOH twice, NH4OH. ये सारे बेस के ये सारे जो है ये बेसिस के एग्जांपल्स है. एसिड जो है ये आप शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, ये आप शॉर्ट ट्रिक बना दीजिए, मैंने इधर लिख रखा है सबके इसमें, ठीक है. अरेनियस के थियोरी के लास्ट में भी आप ये बना दीजिएगा कि एसिड जो है H प्लस देता है, बेस जो है OH माइनस देता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस. दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक to memorize that the three concepts over acid and bases. This is a short trick to memorize. Okay, आगे बढ़ते हैं. अरेनियस का लिमिटेशंस हो गए एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी. ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बताया? ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने ये बताया कि अरेनियस ने क्या बताया, H प्लस देता है वो एसिड, OH माइनस देता है, मतलब OH माइनस फर्निश करता है वो बेस. सो उनके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी दो साइंटिस्ट थे, J.H. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉरी. इन दोनों ने क्या बताया? इन दोनों ने एक नया कंसेप्ट लाया कि जो भी एसिड होगा वो H प्लस देगा. ओके, अकॉर्डिंग टू अरेनियस वही कंसेप्ट को रखा गया, जो भी एसिड होगा वो H प्लस देगा. बट इन्होंने बेस का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा डिफरेंटली बताया कि जो भी बेस होगा, इनके हिसाब से जो भी बेस होगा वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा. व्हाट आई एम सेइंग, जो भी एसिड होगा वो H प्लस देगा, फर्निश करेगा, जो भी बेस होगा वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा. हियर आई हैव मेड अ शॉर्ट ट्रिक अगेन. ये शॉर्ट में आपको समराइज करने के लिए इजी होगा. एसिड जो होगा वो H प्लस देगा, बेस जो होगा वो H प्लस लेगा. According to Bronsted-Lowry concept of acid and base, scientists J.H. Bronsted and T.M. Lowry proposed that an acid is a substance that can donate a hydrogen ion or a proton H plus. A base is a substance that can accept a hydrogen ion or a proton. ठीक है, जैसे कि इधर हम लोग देख सकते हैं HCl है, ये क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. एसिड है, H प्लस रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा. और H2O इस केस में फॉर दिस रिएक्शन H2O जो है एज अ बेस काम करेगा. क्यों बेस काम करेगा? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से H प्लस जो लेता है वो एज अ बेस काम करता है. फॉर दिस रिएक्शन H2O इज एक्टिंग एज अ बेस एंड आई एम हैविंग हियर H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ओके, इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अमोनियम आयन लेता हूं, अमोनियम आयन, दिस इज माय ammonium ion. If I am having ammonium ion to react with water, ठीक है, इस केस में भी अमोनियम आयन जो है वो H प्लस देने का काम कर रहा है, तो ये एसिड है, एज अ एसिड काम कर रहा है. एंड इट इज आफ्टर रिएक्टिंग इट इज फॉर्मिंग अमोनिया, मीन्स इट इज एन एसिड एंड हियर इट इज फॉर्मिंग अ बेस. ठीक है, और H2O जो है वो एज अ बेस काम कर रहा है. ठीक है, एज अ बेस काम कर रहा है. मैंने आपको इसके पहले जो शॉर्ट में एक कंसेप्ट समझाया था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है, यही होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जो कि एक H प्लस रिलीज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ठीक है, आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा, इसका एग्जांपल दूंगा. फिर इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2O NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब इस केस में क्या हो रहा है, H2O जो है वो एज अ एसिड काम कर रहा है, एज अ एसिड काम कर रहा है. क्यों? बिकॉज इट इज गिविंग H प्लस आयन टू अमोनिया. It is giving H plus ion to ammonia. Ammonia is a base here and it is forming ammonium ion and OH minus ion. So here this one is base, this one is acid, and here this one is acid, this one is base. Okay, getting what I am trying to say? ठीक है,
क्या बोल रहा हूं मैं, H2O जो है इधर एज अ एसिड काम करेगा। ये तो ऑलरेडी बेस है, आपको पता ही है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये जब H प्लस जो है अमोनिया लेगा, उसके बाद अमोनियम आयन बनाएगा, तो अमोनियम आयन जो है वापस जब रिएक्ट करेगा फॉर दिस साइड रिएक्शन, ठीक है, इस साइड से इस साइड हम लोग रिएक्शन देखे, तब ये बेस है और ये एज अ एसिड काम करेगा, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग H प्लस आयन टू OH माइनस आयन फॉर फॉर्मिंग H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर ये वाला रिएक्शन देखिए, H2O जो है वो कार्बोनेट आयन, ठीक है, H2O जो है कार्बोनेट के साथ मिलके HCO3 नेगेटिव बना रहा है, मतलब ये जो है ये एज अ बेस काम कर रहा है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग, बिकॉज दिस आयन कार्बोनेट आयन इज एक्सेप्टिंग H प्लस आयन, एंड दिस H2O molecule is furnishing H plus ions and forming a base. So this is a conjugate acid base pair, this is a conjugate acid base pair, ठीक है, क्लियर है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसके ऊपर बहुत से बच्चों को कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है, कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, पर जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, या तो ये चैप्टर पढ़ने के कुछ दूसरे थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद कंफ्यूजन होने लगता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर था क्या, ठीक है। तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझना क्या होता है। इफ एन एसिड आफ्टर लूजिंग अ हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन, ठीक है, बिकम्स अ बेस, ठीक है, अगर कोई भी स्पीसी है, जैसे मैं ले लेता हूँ अमोनियम आयन ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो है ये मान लो H प्लस रिलीज करके अमोनिया बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ये क्या बोल रहा है, एसिड आफ्टर लूजिंग अ हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन बिकम्स अ बेस, वेयर एज अ बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग अ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन बिकम्स एसिड, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने यही बताया है कि एसिड जो है वो H प्लस आयंस देने के बाद बेस बन जाता है, और बेस जो है H प्लस आयन लेने के बाद एसिड बन जाता है। दोनों का जो पेयर होगा उसमें एक जो होगा वो स्ट्रांग होगा और एक जो चीज होगा वो वीक होगा। जैसे ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, इसके पास एक H प्लस ज्यादा है, ठीक है, एक H प्लस ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज है। इसने क्या किया, एक H प्लस लूज कर दिया, एक H प्लस लूज करने के बाद ये अमोनिया बन गया। अब ये जो अमोनियम आयन है, इट इज अ वीक एसिड, दिस इज एन वीक एसिड एक्टिंग एज अ वीक एसिड, ठीक है। और वीक एसिड का जो भी बेस बनेगा उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, पहली बात क्लियर है, उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, ठीक है। वीक एसिड का जो भी बेस बना उसको कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड का नहीं, इस अमोनियम आयन का जो भी बेस बना है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। इस पेयर को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। तो वीक एसिड का जो बेस बनेगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब इधर देखिए, इधर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर यही रिएक्शन ऊपर इस साइड जा रहा है तो प्लस H प्लस आयंस हो रहा है, तो इस साइड प्लस हो रहा है। तो अमोनिया जब है, अमोनिया जब अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा एक H प्लस लेने के बाद, तो वो वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक एसिड होगा। क्लियर है, वही मैंने लिख रखा है इधर। इफ एन एसिड इज लूजिंग हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन बिकम्स बेस, वेयर एज अ बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एटम और आयन प्रोटॉन बिकम्स एन एसिड, ठीक है। जैसे ये वाला देख लीजिए आप, इधर जो H2O है, इधर जो H2O है वो एज अ किसकी तरह वर्क कर रहा है, दिख तो रहा है ना आपको, क्लियर है, ठीक है। इधर H2O जो है एसिड है,
लिक्विड में, अमोनिया जो है वो बेस है, तो H2O जो है वो OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब H2O एज एसिड वर्क कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग H प्लस आयंस, इट इज प्रोवाइडिंग H प्लस आयंस एंड कन्वर्टिंग इनटू द OH माइनस आयंस बेस, कॉन्जुगेट बेस में। तो इस H2O एसिड और ये जो बेस होगा, इन दोनों को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। देन अमोनिया, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वी ऑल नो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज कन्वर्टिंग इनटू अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो है वो एज अ कॉन्जुगेट एसिड काम करेगा, कॉन्जुगेट एसिड काम करेगा, ठीक है, एक्वस मीडियम में, दिस इज ऑल्सो इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इससे हमको पता क्या चलता है, जो भी एसिड होगा अगर वो बेस बना रहा है, अगर वो कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, सो इट इज फॉर्मिंग, इफ इट इज अ strong acid then it is forming a weak base, weak conjugate base. If it is a weak acid, it is forming a strong conjugate base. Similarly, vice versa for base also. Acid base pairs such as H2 and OH minus and NH4 plus and ammonia, which are formed by loss or gain, loss or gain, दिख रहा है आपको, loss or gain of a substance proton are called conjugate acid base pairs. some ये एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, some substances which can act as both acid as well as base known as amphoteric substances. amphoteric substances के बारे में आपको पता ही होगा, अगर वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि एसिड के साथ रहने पे एज अ बेस काम करते हैं और बेस के साथ रहने पे एज अ एसिड काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना? सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद क्या आया, ये सब होने के बाद लुइस कंसेप्ट आया। लुइस कंसेप्ट क्या बोलता है? लुइस कंसेप्ट ये बोलता है जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को, नॉट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इफ इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर मैंने लिख रखा है अरेनियस एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी, फेल फेल तो नहीं हुए, मतलब थोड़े बहुत लिमिटेशंस आए, क्योंकि वो भी एसिड और बेस के बारे में तो बता ही रहे, पर इसके बाद मतलब एरेनियर और ब्रोंस्टेड थियरी के बाद लिमिटेशंस की वजह से जो बाकी और जो कंपाउंड्स थे उनकी एसिडिटी को बताने के लिए हमारे लुइस साहब आए। लुइस साहब ने क्या बताया? लुइस साहब ने ये बताया कि जो भी मॉलिक्यूल जो है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? एन एसिड, ठीक है, ये डेफिनेशन है, एक सेकेंड, ठीक है, एसिड कहलाता है, ओके। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, not a single electron, if any substance is accepting a electron pair, then that substance is known as acid. And if any substance is donating an electron pair, donating an electron pair जो है वो क्या कहलाएगा? as a base, it is known as a base according to Lewis. ये क्यों इम्प्लीमेंट हुआ ये चीज, ये थियोरी क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड अरेनियस ने जो एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया था उसमें बहुत सारे कंपाउंड जो है वो रह गए थे। जनरली मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर से थियरी में एक बार रीड कर देता हूँ। अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एनहाइड्रस CO2, SO2, SO3 एक्सेट्रा, ठीक है, एनहाइड्रस बिहेवियर, ठीक है, सॉल्यूशन में है। अगर ये एनहाइड्रस है फिर भी एसिड और बेस की तरह काम कर रहे, इट इज नॉट इन एक्वस मीडियम बट द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी आर शोन इन दिस कंपाउंड। सो वो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? सो लुइस कंसेप्ट वो डिफाइन करता है कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, सो इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। इफ एनी सब्सटेंस इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर देन इट इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है, क्लियर है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, ये सब क्या है? सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के एब्सेंस में है, मतलब इट इज नॉट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, फिर भी एसिडिक बेसिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुइस। बेसिस सिस्टम विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो
अगर एसिड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, एसिड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, बेस जो है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे, वो एज अ लुईस एसिड काम कर सकते हैं, वो एज अ लुईस एसिड काम कर सकते हैं। तो जितने भी सब्सटेंसेस है जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। ठीक है, सब्सटेंस हैविंग लोन पेयर, जिनके पास भी लोन पेयर है वो एज अ लुईस बेस काम कर सकते हैं, जैसे अमोनिया इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर लुईस बेस। ओके, ठीक है, ऐसे जो भी सब्सटेंसेस है वो लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट करके बेस बन जाते हैं, तो उस बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। ओके, क्लियर है। तो जो भी मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो इस कंसेप्ट पे बेस किया हुआ रहता है। जैसे कि आप समझ सकते हो इधर से कि अगर कोई बेस जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा। कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैन डेर वाल्स बॉन्ड, मतलब ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा देता है। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इस प्रिंसिपल पे, लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है, और जो सेंट्रल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका सेंट्रल एटम जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड एक्ट्स एज अ एसिड। व्हाट एसिड, लुईस एसिड। क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल है कि अमोनिया जो है BF3, इट इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस। ठीक है, अमोनिया जो है लुईस बेस की तरह काम कर रहा है एंड BF3 जो है वो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, इधर क्या शो हो रहा है, coordinate bond. What I am showing here is coordinate bond because B, boron having vacant orbitals. Okay, boron is having vacant orbitals, that's why it is accepting the electron pair from ammonia and it is forming a coordinate bond and a coordination compound. So ये एक बेस्ट एग्जांपल है लुईस एसिड बेस का। देन उसके बाद ये दूसरा वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दिस वन इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस वन इज सेकंड। जो लुईस बेस है उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। So Cl minus is having excess electron over it and it is donating to AlCl3 and it is donating to AlCl3. Why it is donating to AlCl3? Because aluminium is having vacant orbital. Because aluminium is having vacant orbital, it can accept vacant orbitals. It can accept the electrons from the chlorine and making a bond and forming a complex. Forming a complex. This reaction works on the principle of Lewis acid base। ठीक है, सिंपल कैटायन जो है वो कैसे काम करेंगे, कैटायंस जो होते हैं वो एज ए लुईस एसिड काम करेंगे बिकॉज दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैटायंस जो है इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही गेन कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। और लुईस बेस जो है वो क्या करेंगे, लुईस बेस इधर जो वाटर है, माय वाटर मॉलिक्यूल हैविंग टू lone pairs, so it is acting as a Lewis base, when it is donating this lone pair to H plus ions which is deficient in electrons, it is forming hydronium ion। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है हमको, इसके लिमिटेशंस देखने हैं। इतना क्लियर है कि अरेनियस ने क्या बोला था, बर्नस्टेड लॉरी ने, एंड लुईस ने क्या बोला था, उसके ऊपर थोड़े बहुत रिएक्शंस है। ये और भी रिएक्शंस है, जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिएक्शंस होंगे वो इस प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। आगे चलते हैं, इसका
लिमिटेशन क्या है? Does this concept gives the account of a central atom having vacant orbital by which we can form coordination compound. ठीक है, ये तो देख लिया. Limitations of Lewis acid and base concept, इसके भी limitations है भैया, इसके भी limitations है. क्या क्या limitation है? It include all coordination reaction only. It includes coordination reactions only. ठीक है. इसका भी limitation है कि अरेनियस ने एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बताया था, जो बहुत सारे कंपाउंड का एसिड बेस का कंसेप्ट बताया कि कोऑर्डिनेशन को छोड़ दिया, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि एनहाइड्रस कंडीशन में है उनको छोड़ दिया. तो इसने एनहाइड्रस वालों को बता दिया, पर इनके इसके हिसाब से एक्वस, जो एक्वस में काम होता है थोड़ा बहुत एसिड बेस का, एक्वस में जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, उनको लुइस जो है वो बता नहीं पाए, ओनली कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस के ऊपर काम किया. ठीक है. इट डजंट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. रिलेटिव स्ट्रेंथ बता नहीं पाता है. आप रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? इफ यू आर कैलकुलेटिंग द पीएच एंड पीओएच of acid and bases, if you are calculating the pH of acids and bases, if you are calculating the pH of acid and bases, then you can get relative strength of acid and base, जो कि एनाइड्रस कंडीशन में लुइस एसिड बेस जो भी है उनसे हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस नहीं निकाल सकते. ठीक है, ये दूसरा लिमिटेशन है. इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोटोनिक एसिड्स, जैसे कि प्रोटोनिक एसिड्स किनको बोल रहे हैं हम लोग? HCl and H2SO4, which are capable of furnishing H plus ions. ठीक है, जो कि H plus ions दे सकते हैं. ऐसे जो एसिड्स है उनको हम लोग प्रोटोनिक एसिड्स बोलते हैं, उनको हम लोग प्रोटोनिक एसिड्स बोलते हैं. प्रोटोनिक एसिड्स जो है वो H plus ions देता है, तो उसके बारे में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया. कोऑर्डिनेट बॉन्ड which do not form coordinate bond with bases. ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता बेस के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता बेस के साथ. ठीक है, ये दिख रहा है आपको? क्लियर है? आवाज आ रही है? हेलो? हाँ, ठीक. कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद बेसिस. ठीक है, ठीक है. फोर्थ जो है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज अ स्लो प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन रिएक्शन जो भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस जो भी होते हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है. ठीक है, बट हमको ये पता है कि एसिड बेस जो रिएक्शन होता है बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है. एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही जल्दी फास्ट रेट पे प्रोसीड होता है, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बहुत ही स्लो रेट पे प्रोसीड होता है. तो अगर ये स्लो रेट पे स्लो प्रोसेस है तो एसिड बेस के कंसेप्ट के हिसाब से, सो देन द एसिड बेस रिएक्शन शुड बी स्लो. एसिड बेस रिएक्शन जो है इनके हिसाब से स्लो होना चाहिए, बट एसिड बेस रिएक्शन टुक प्लेस वेरी फास्ट. ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है इनके हिसाब से. अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एसिड बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो वो भी बहुत फास्ट रिएक्शन करना चाहिए, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं. रेट जो होता है उनके फॉर्मेशन का, कॉम्प्लेक्सेस का, वो बहुत ही स्लो होता है. ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के ऊपर. इतना हो गया हमारा. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं. हाँ, इधर से आप कॉन्जुगेट एसिड बेस का ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि HCl है. ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हमको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. एंड H2O जो है सॉरी, HCl जो है वो H प्लस आयंस रिलीज करेगा. ठीक है, ये जो है H2O जो है एज अ बेस काम कर रहा है, इधर. क्या भाई, अपने आप कलर कैसे बदल जा रहा? इधर एज अ बेस काम कर रहा है. ठीक है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग एन H प्लस आयन, and forming hydronium ion. Here it is acting as a base, here it is acting as a acid. Which acid? Conjugate acid. This is conjugate acid base pair and these two are also conjugate acid base pair. इधर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उससे जो बेस बना वो conjugate base है and it is a weak base. This is a conjugate base, this is also a conjugate base, but it is a weak base. ठीक है, ये
रिलेशन जो है ऑपोजिट है, ठीक है। मैंने इधर भी शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। आप लोग तीनों एसिड बेस थियरी का ऐसा एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। इसको खत्म करते हैं फिर मैं बताता हूँ। एंड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड से बेस बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा अगर वीक एसिड से बन रहा है। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई बेस बन रहा है, वो वीक बेस की तरह काम करेगा। दिस टू आर कॉन्जुगेट पेयर, दिस टू आर कॉन्जुगेट पेयर, दिस आर आल्सो कॉन्जुगेट पेयर, दिस आर आल्सो कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्लियर है, ठीक है। अभी ये मैंने जो बना रखा है, हाँ, इधर लेते हैं एक पेज, ठीक है। इधर समराइज करता हूं मैं कि अरेनियस ने क्या बोला था। अरेनियस के हिसाब से एसिड कौन होगा, एसिड कौन होगा जो भी H+ आयंस देगा, फर्निश करेगा। फर्निश मतलब कुछ नहीं, बस देना, देने का नाम फर्निश दे दिया है, ठीक है। बेस क्या है, बेस क्या है, जो भी OH- आयंस देगा, OH- आयन फर्निश करेगा, ठीक है, उसको बेस बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। अरेनियस कंसेप्ट, this is Arrhenius concept. This one is our first concept. Then second one is our Bronsted-Lowry. Bronsted, ठीक है, एसिड बेस के ऊपर बात चल रही है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बताया था, एसिड कौन होगा, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कि H+ तो देंगे, इट इज सिमिलर टू अरहेनियस, बट बेस वो होंगे, बेस वो होंगे जो कि H+ एक्सेप्ट करेंगे, H+ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये दो हो गया समरी। एंड थर्ड वन इज लुइस एसिड बेस कंसेप्ट। लुइस एसिड एंड बेस, लुइस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। लुइस एसिड बेस कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, ठीक है। उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तभी जाके वो एक्सेप्ट कर पाता है जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। रिमेंबर इट, पेयर्स की बात कर रहा हूं, पेयर पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर वो देता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो एज अ बेस काम करेगा। इट इज हैविंग, हैविंग, if it is giving इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज हैविंग लोन पेयर। सिंपल सी बात है, लोन पेयर होगा जिसपे वो एज अ लुइस बेस काम करेगा। तो जितने भी लोन पेयर वाले लोन पेयर वाले सब्सटेंसेस है, उसको लुइस बेस हम लोग बोल सकते हैं, कैन एक्ट एज अ लुइस बेस। और जो भी वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल जिसके पास है, दैट सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड। इधर लुइस लिख देना, एल डॉट, एल डॉट, लुइस एसिड एंड लुइस बेस, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट था एसिड बेस के ऊपर। अब आपको इससे क्लियर हो गया होगा आयनिक इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम में कि एसिड्स कितने तरीके के होते हैं एंड बेसिस कितने तरीके के होते हैं। थ्री कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट है उसके ऊपर एसिड बेस। हमने चर्चा किया एसिड बेस के ऊपर कि एसिड बेस क्या होता है, बहुत ही डिटेल में बताया। आप जो थियरी है इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। ये बहुत ही शिद्दत से लिखा है मैंने, बना बना के। आप, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से तो आप उतार लेना, ठीक है।
सो हमने इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, एसिड बेस के बारे में कवर कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम का, वो आएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ऊपर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ऊपर आएगा, के ऊपर। के जो है, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी एंड केपी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, केसी और केपी का रिलेशन क्या है, केसी क्या होता है एंड केपी क्या होता है। ठीक है, तो इस आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास के आएगा, के बी आएगा एंड के डब्ल्यू आएगा। एक और कांस्टेंट है जिसका ना जो के एच होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। देन वी विल डिस्कस अबाउट पीएच, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट है, द लेंथियर पार्ट विल बी ओवर। ठीक है, तो इधर से मैं विदा लेता हूँ। तो इधर हमारा लेक्चर खत्म होता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आता है, अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट जो भी मैंने बताया, वो अगर थोड़ा भी, एक भी कंसेप्ट अगर दिमाग में गया हो, तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।